जय हिंद फ्रेंड। मैं ऋतिक कुमार सिंह और आप देख रहे हैं JMPR अकेडमी। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भूगोल का जो हम लोग पिछला वीडियो किए थे उसमें हम लोग देखे थे संसाधन का वर्गीकरण, जिसमें हम लोगों ने संसाधन को 4 वर्गों में बांटा था। जिसमें पहला था उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, दूसरा उपयोग के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, तीसरा स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, चौथा विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, जिसमें हम लोगों ने देख लिया था कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला जैविक और अजैविक। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। इसका हम लोग परिभाषा भी देख चुके थे। तीसरा था स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सार्वजनिक संसाधन या सामुदायिक संसाधन, और तीसरा था राष्ट्रीय संसाधन और चौथा था अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो हम लोगों ने सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन तक की परिभाषाओं को जान चुके थे, विभिन्न ऑब्जेक्टिवों को देख चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र, ये सब क्या है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं बारी बारी से कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। पहला, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि ऐसा संसाधन जिस पर राष्ट्र का अधिकार हो, वैसे संसाधन को हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अब कहने के लिए तो हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जिस पर राष्ट्र का अधिकार हो, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। परंतु एक ऐसा भी समय आता है जब हम व्यक्तिगत संसाधन या सार्वजनिक संसाधन या सामुदायिक संसाधन को भी हम राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत देखते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि आपके गांव के साइड से या शहर के साइड से जब बड़े बड़े रेलवे लाइन, चाहे NH या स्टेट हाईवे गुजरती है, तो सरकार विभिन्न व्यक्तिगत संसाधन जैसे कि खेत खलिहान इत्यादि को राष्ट्रीय संसाधन के वर्ग में लाकर जो भी ऑनर होते हैं भूखंड का, उसको कुछ रुपए पे करते हैं। उसके बाद उस पर सरकार का अधिकार हो जाता है और उस पर विभिन्न विकासात्मक कार्य को किया जाता है। तो हम देखते हैं कि संवैधानिक रूप से किसी देश के सीमा के अंदर जो भी संसाधन होते हैं, चाहे वो निजी संसाधन हो, चाहे व्यक्तिगत संसाधन हो, सामुदायिक संसाधन हो या सार्वजनिक संसाधन हो, सभी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो संवैधानिक रूप से एक देश की सीमा के अंदर उपस्थित जितने भी संसाधन है, सभी को हम राष्ट्रीय संसाधन के वर्ग में रखते हैं। आइए इसके उदाहरण को देख लेते हैं। भूमि, खनिज, जल संसाधन, वन्य जीव, समुद्री जीव। अब देखिए यहाँ खनिज है। कभी कभी हम देखते हैं कि एक व्यक्तिगत संसाधन में भी बड़े बड़े खनिज के खदान निकल जाते हैं। मान लीजिए आप देखे होंगे कि आपके गांव के आसपास में कोई खदान निकल गया, तो क्या कहेंगे खेत वाले कि नहीं, ये हमारा व्यक्तिगत संसाधन था या निजी संसाधन था, या किसी सामुदायिक क्षेत्र पर या सार्वजनिक क्षेत्र पर कोई भंडार निकल जाए खनिज का, तो वो समुदाय के लोग क्या कहेंगे कि इस खनिज पर हमारा अधिकार होना चाहिए। नहीं, यदि खनिज निकल गए तो हम क्या कहें, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत या सार्वजनिक संसाधन भी राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो खनिज निकल गया तो इस पर उस समुदाय या उस निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, जबकि क्योंकि वो एक राष्ट्रीय संसाधन के वर्ग में आ जाएंगे और उस पर भारत सरकार अपना आधिपत्य जमा लेंगे। तो ऐसे ही करते हैं राष्ट्रीय संसाधन। आप लोग समझ चुके होंगे राष्ट्रीय संसाधन। अब देखते हैं समुद्री जीव। क्या हम पूरे जो समुद्र है लाखों एक देश का कब्जा है, एक देश कहेंगे कि नहीं ये पूरे समुद्र हमारा है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो सुविधा और विकास की दृष्टि से क्या किया गया है कि किसी भी देश के का जो सीमा होते हैं, तट रेखा, जो भी देश समुद्र तट पर स्थित होते हैं, तो ऐसा नियम बनाया गया है कि जो किसी देश का जो तट रेखा है, ये हम लोग भारत का मैप है, तो जो भी शहर या देश समुद्र से तट रेखा बनाते होंगे, तो उस तट रेखा से 200 किलोमीटर
का जो क्षेत्र है उसको हम राष्ट्रीय क्षेत्र ऐसा किया गया है, ऐसा व्यवस्था किया गया है कि 200 किलोमीटर क्षेत्र तक कोई भी राष्ट्र अपना विकासात्मक कार्य, चाहे समुद्री जीव का व्यापार इत्यादि, जो आप देखे होंगे कि मुंबई हाई एक तेल का खदान है मुंबई हाई में, तो वहां हम लोगों का भारत का जो तेल निकालने का कार्य होता है तो वो 200 किलोमीटर के क्षेत्र में ही आता है, समझ गए। तो 200 किलोमीटर तटरेखा से 200 किलोमीटर के क्षेत्र को हम राष्ट्रीय संसाधन के वर्ग में रखते हैं, उसको हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। क्या कहता है, 200 किलोमीटर के क्षेत्र को, महासागरीय जो क्षेत्र होते हैं उसको भी हम राष्ट्रीय संसाधन के रूप में देखते हैं। अब इसी जो 200 किलोमीटर के क्षेत्र से एक और नाम उत्पन्न हुआ है जिसे हम अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है, देखते हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र, जो तट रेखा होते हैं, पहले ही बता चुके हैं कि जो भी देश या जो भी शहर, जो भी किसी देश का शहर यदि तट रेखा से अपना सीमा कायम करता है तो उसका जो उससे 200 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र जो होते हैं उस देश का आर्थिक क्षेत्र समझा जाता है। तो उस आर्थिक क्षेत्र को ही हम अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहा गया है, तट रेखा से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें कोई भी देश जिसका तट समुद्र से मिलता हो वो अपना विकास का कार्य इस क्षेत्र में कर सकता है, समझ गए। तो यहां से आप लोगों को दो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि राष्ट्रीय, किसी देश का राष्ट्रीय संसाधन, किसी देश का राष्ट्रीय संसाधन महासागर में कितने, उसके तट रेखा से कितने किलोमीटर दूरी तक होता है, तो आप लोग कहेंगे 200 किलोमीटर दूरी तक। क्या कहेंगे, 200 किलोमीटर दूरी तक। और आपको बता दे कि ये जो ऑब्जेक्टिव है कई बार एग्जाम में, 10th के एग्जाम में पूछा गया, समझ गए। और ये अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो है ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं विकास की स्थिति के आधार पर हम लोग जो संसाधन का वर्गीकरण किए थे उसमें 4 वर्गों में बांटे थे, जिसमें चौथा जो था विकास की स्थिति के आधार पर था। इसमें संसाधन को हम 4 वर्गों में बांटते हैं। पहला संभावी संसाधन, पहला संभावी संसाधन, आपको यहां से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को हम कितने वर्गों में बांटते हैं, तो आप लोग क्या कहिएगा, 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में। पहला संभावी संसाधन, पहला संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन, और चौथा संचित कोष संसाधन। अब बारी बारी इसके परिभाषाओं को देखते हैं। क्या लिखा गया है, उपयोग में लाए जाने की संभावना पर उपयोग नहीं किया जाता है। कारण क्या हो सकता है, अधिक गहराई हो, या उसके खनन में अधिक लागत हो, उसको निकालने में अधिक लागत हो, तकनीक उपलब्ध ना हो, जो अत्याधुनिक तकनीक होते हैं, प्रौद्योगिकी होते हैं, जो देश होते हैं उसके पास उपलब्ध ना हो, तो ऐसे संसाधन को हम संभावी संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब ऐसा संसाधन जिसको उपयोग में लाए जाने की संभावना है पर अधिक गहराई में होने के कारण, खनन में अधिक लागत होने के कारण, उचित तकनीक या उचित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नहीं होने के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, समझ गए, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वैसे संसाधन को हम संभावी संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन को हम भविष्य में आने वाले प्रौद्योगिकी जो तकनीक है उसके आधार पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, समझ गए। जैसे हिमालय क्षेत्र में विभिन्न खनिज है, पेट्रोलियम है, उसको हम अभी तक निकाल नहीं पा रहे हैं, समझ गए, क्योंकि उसका वो जो संसाधन है अधिक गहराई में है और वैसा तकनीक नहीं है हम लोगों के पास कि हम उसका उपयोग कर सके, समझ गए। अभी जो वर्तमान में तकनीक है उससे हम कर सकते हैं लेकिन लागत बहुत अधिक लगेगी, समझ गए। तो ऐसे संसाधन को ही हम संभावी संसाधन कहते हैं। अब विकसित संसाधन, ऐसा संसाधन जिसके मात्रा का और गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, समझ गए। ऐसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध है, उसके मात्रा का और गुणवत्ता का दोनों का निर्धारण हो चुका है, वैसे संसाधन को हम विकसित संसाधन के वर्ग में रखते हैं, कैटेगरी में रखते हैं, समझ गए। अब तीसरा क्या है, भंडार संसाधन।
भंडार संसाधन किसे कहेंगे? आइए देखते हैं। भंडार संसाधन बड़े पैमाने पर पर्यावरण में उपलब्ध लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इसका उपयोग न हो पा रहा हो, जैसे जल, हाइड्रोजन, O2 का योग। क्या कह रहा है? भंडार संसाधन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो हमारे पर्यावरण में तो बड़े पैमाने पर उपलब्ध है, परंतु उचित प्रौद्योगिकी के अभाव में हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा संसाधन जो हमारे पर्यावरण बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो, लेकिन विभिन्न प्रौद्योगिकी जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है, तकनीक है, वो उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी का अभाव होने के कारण उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसको हम आने वाले समय में उपयोग करने वाले हैं। अर्थात उसको हम भंडार के रूप में देख रहे हैं कि हम आने वाले समय में अभी हम भंडारित एकत्रित करके रखे हैं और आने वाला समय जो हमारा पीढ़ी है उसका उपयोग बड़े पैमाने पर करेंगे। तो ऐसे संसाधन को हम भंडार संसाधन के रूप में देखते हैं। चौथा है संचित कोष संसाधन। अब संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं? यह भंडार संसाधन का ही रूप है। ये जो भंडार संसाधन है इसी का एक रूप संचित कोष संसाधन है। समझ रहे हैं? जिसे वर्तमान तकनीक के माध्यम से उपयोग में लाया जा सकता है, परंतु उपयोग में नहीं लाते हैं। अब उपयोग में नहीं लाने का कारण तो होगा, समझ रहे हैं? उपयोग में नहीं ला रहे हैं, तो ऐसा संसाधन जो वर्तमान में जो तकनीक हमारे पास है, हमारे देश में जो उपलब्ध तकनीक है, उस तकनीक के माध्यम से इसका हम उपयोग अभी वर्तमान में हम कर सकते हैं, परंतु मित्रवत ढंग से उसका उपयोग हम वर्तमान के तकनीक से नहीं कर सकते हैं। इस जो तकनीक अभी उपलब्ध है उससे अधिक संसाधन का दोहन होगा। तो हम लोग इस आस में बैठे हैं कि इससे अत्याधुनिक तकनीक हमारे पास आएंगे और जो संसाधन है उसको हम दोहन नहीं पहुंचाएंगे, समझ रहे हैं? और उसका उपयोग हम मित्रवत ढंग से कर सकते हैं, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी भी उसका उपयोग बड़े सुलभ ढंग से कर सके और लंबे समय तक कर सके। समझ रहे हैं? तो ऐसे संसाधन को हम संचित कोष संसाधन कहते हैं। आपको बता दें, ये जितने भी चारों पॉइंट है वो एग्जाम के दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये तीनों महत्वपूर्ण है: राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र। तो इसमें हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी बता चुके हैं, और कभी आपसे कोई पूछे तो आप उसको अपने शब्द में कहिएगा कि हम पढ़े थे कि राष्ट्रीय संसाधन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है। ये एक परिभाषित शब्द था जिसे हम आप लोगों को समझा चुके हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।